इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत की जरूरत है या नहीं, इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई के 3 अधिकारी मुतवल्ली के साथ निरीक्षण करें। साथ ही इसकी रिपोर्ट शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। इसके बाद ही न्यायालय रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई का निर्देश देने पर विचार करेगा। न्यायालय ने ये पहले भी कहा है कि रमजान से पहले जो कि गतिविधियां हैं उसको पूरी की जाए, एएसआई उसकी वीडियोग्राफी कराए। न्यायालय ने 28 फरवरी को फिर से मामले की सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन कमेटी की ओर से सिविल पुनरीक्षण में दाखिल त्वरित सुनवाई की अर्जी पर उक्त आदेश दिया है। मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता SF नकवी ने दलील दी थी कि कई दशकों से मस्जिद की रंगाई पुताई का काम कमेटी करती चली आ रही है। कभी एएसआई ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। रमजान का महीना 1 मार्च से शुरू हो रहा है, इसलिए रंगाई पुताई किया जाना है। इस दौरान संरक्षित स्थल को ना कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा और ना ही किसी भी तरीके का परिवर्तन किया जाएगा। वहीं एएसआई के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने दलील दी कि संरक्षित इमारत की मरम्मत, रंगाई पुताई की जिम्मेदारी एएसआई की है। इसके बावजूद मस्जिद कमेटी के लोग एएसआई के अधिकारियों को परिसर में घुसने नहीं देते हैं। मस्जिद में रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं, अदालत के आदेश पर निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में होगी। बता दें, सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी हाल ही के घटनाक्रमों, सुरक्षा चुनौतियों और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे। बैठक में नवगठित दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, ताकि पुलिसिंग उपायों को मजबूत किया जा सके और शहर में कानून व्यवस्था के लिए किसी भी उभरते खतरे से निपटा जा सके। शाह देश भर में सुरक्षा स्थितियों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं और पहले भी राष्ट्रीय राजधानी के रूप में इसके महत्व को देखते हुए दिल्ली में एक मजबूत कानून प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है और इस पर जोर दिया जाए। दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग से भाजपा की पहले विधायक, जिन्होंने 20 फरवरी को दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ बैठक में शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। और दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीएजी रिपोर्ट का दूसरा वार होने वाला है। पहली रिपोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। रिपोर्ट को पीएससी के पास भेजा गया है। तो आज सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स में दूसरी रिपोर्ट की बारी है। आज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कैग की रिपोर्ट आने वाली है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में हुई गड़बड़ियों का खुलासा होगा। इधर उपराज्यपाल के संबोधन के दौरान हंगामे के आरोप में निष्कासित आपके 21 विधायकों ने गुरुवार को पूर्व सीएम अतिशी के साथ विधानसभा गेट के बाहर प्रोटेस्ट किया। तो आज आम आदमी पार्टी के विधायक राष्ट्रपति से मुलाकात कर शिकायत करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे के बाद ये विधानसभा सत्र में केजरीवाल पर कैग का दूसरा अटैक होने वाला है। आज सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियों पर खुलासा हो सकता है। अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बढ़ती गई अनियमितता भी सामने आएगी। केजरीवाल सरकार के कार्यकाल की कुल 14 पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य पर कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में चौंकाने वाली खामियां उजागर हुई है, जिसमें से 18 क्लिनिकों में थर्मामीटर नहीं, 45 क्लिनिकों में एक्सरे व्यूअर नहीं है, 21 क्लिनिकों में प्लस ऑक्सीमीटर नहीं है, 12 क्लिनिकों में वजन मापने की मशीनें नहीं है, 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है। कोविड फंड 245 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। स्वास्थ्य इंफ्रा फंड में 2623 करोड़ लैप्स हो गए हैं और ये सारी रिपोर्ट में पेश हो सकती है। बिहार और नेपाल में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 2:36 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 5.5 थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी धरती हिली है, वहां इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। फिलहाल तीनों जगहों पर किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले महीने भी बिहार से लेकर नेपाल तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई थी। नेपाल के लोबुचे से 84 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिमी में भूकंप आया था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। नेपाल में
भूकंप आना आम बात है। नेपाल दुनिया के उस खतरनाक जोन में है जिसे सबसे ज्यादा एक्टिव टेक्टोनिक जोन कहा जाता है। नेपाल में कई बार भूकंपीय गतिविधि रिकॉर्ड की जा चुकी है। यही वजह है कि यहाँ भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे खतरनाक वाला क्षेत्र है। नेपाल में समय समय पर हालात बिगड़ने पर अलर्ट जारी किया जाता है और कई रिपोर्ट में इसके रिस्क जोन बताया जाता है। नेपाल में पिछले साल नवंबर में भी भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप की जगह जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। भूकंप की वजह से 157 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। 8000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए थे। वहीं पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 5:14 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 4.5 थी। यहाँ भी किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और पुणे के स्वारगेट बस स्टेशन पर बस के अंदर 26 वर्षीय महिला रेप मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुणे पुलिस ने 72 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस की एक टीम ने शुक्रवार को तड़के शिरूर तहसील से आरोपी को हिरासत में लिया है। इस पकड़ने में पुलिस की 13 टीमें डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से जारी रही थी। ऐसा अनुमान था कि आरोपी कहीं गन्ने के खेतों में छुपा हो सकता है। पुलिस खेतों में कैंप भी कर रही थी। पुलिस की एक टीम ने बताया कि आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुणे के शिरूर तहसील से आधी रात के करीब हिरासत में लिया गया। हिस्ट्री शीटर गाडे ने मंगलवार की सुबह एसटी बस के अंदर बलात्कार को अंजाम दिया। गाड़ी का नाम पुणे और अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चैन स्नैचिंग के आधा दर्जन मामले दर्ज है। वो इनमें से एक अपराध में 2019 से जमानत पर बाहर है। आरोपी को पकड़ने के लिए राज्य भर के अलग अलग स्थानों पर टीमें तैनात कर दी गई है। पुलिस ने गुरुवार को पुणे जिले के शिरूर तहसील में स्थित गन्ने की फसल के इलाकों में तलाशी अभियान के तहत खोजी कुत्तों और ड्रोन को भी तैनात किया था। पुलिस के अनुसार पीड़िता अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी, तब आरोपी आया, उसे दीदी कहकर संबोधित किया और पूछा कि कहाँ जाना है। जब पीड़िता ने संदिग्ध को बताया कि उसे उसके घर जाना है, गाड़ी दिखाने के बहाने डिपो में ले गया और बस में ले गया जो कि सुनसान था। जोन 2 के पुलिस उपायुक्त स्मार्टान पाटिल ने बताया कि महिला बस का इंतजार कर रही थी। वो एक अलग बस में बैठी थी। अपराधी ने उसे प्यार से दीदी कहकर बुलाया और उसके ठिकाने के बारे में पूछा। हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और उसे पीड़िता से बात करते देखा गया। आरोपी को पकड़ने के लिए 13वीं टीमें बनाई गई थी और तलाशी दल पहले ही उसके गृह नगर में छापेमारी कर चुकी थी और अब आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।